41 विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव और बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थम गया और बिहार से लेकर झारखंड तक सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों चुनाव प्रचार के दौरान एक नारा खूब सुनाई दिया जो बहुत चर्चाओं में रहा, जिस पर खूब सियासत भी हुई। वो है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वैसे तो इसकी शुरुआत देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती के मौके पर हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में एक दिवसीय कार्यक्रम में एकता दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ने लगभग हर मंच से इस नारे को दोहराया है। अब सवाल यह है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे से प्रॉब्लम किसे है और प्रॉब्लम क्या है। डिबेट की शुरुआत करने से पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी से नीरज कुमार जो प्रवक्ता है वो जुड़ेंगे, आरजेडी से प्रवक्ता चित्तरंजन गगन जुड़ेंगे, कांग्रेस से ज्ञान रंजन प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ेंगे हमारे साथ, और जेडीयू से प्रवक्ता नवल किशोर शर्मा जुड़ेंगे। बहस की शुरुआत करें आरजेडी प्रवक्ता से। चित्तरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे से आखिर क्या प्रॉब्लम है? है कि किसको करना है एक रहने के लिए और किसके सेफ की बात कर रहे हैं? देश को एक रहने के लिए कह रहे हैं? नहीं, सुन लीजिए जवाब आप सुन लीजिए जी। भारत जो है अनेकता में एकता का जो है सो एक उदाहरण पेश करता है, विविधता में एकता का एक उदाहरण पेश करता है। किसको कर रहे हैं? या तो जो है सो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो इनकी मंशा है कि जो है सो दंगा भड़काना चाहते हैं, लोगों को लड़ाना चाहते हैं, उस नियत से बोले हैं। अब यह कर रहे हैं तो सच्चाई तो यह है कि जब मोदी जी आए हैं तब बहुत कुछ अनसेफ हो गया। अगर मोदी जी आए तो उसके बाद गुजरात अनसेफ हो गया, दंगा हो गया, हजारों लोग मारे गए। मोदी जी आए, पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो गए, वे अनसेफ हो गए। अब मोदी जी आए तो आप देख लीजिए उन्नाव में जो है सो महिला एक युवती की जो सो इज्जत नहीं बची, वह अनसेफ हो गया। तो हाथरस में बच्चे अनसेफ हो गया। बिहार में मोदी जी के सहयोग से नीतीश जी सरकार चलाना शुरू किए तो बिहार मुजफ्फरपुर बालिका गृह की महिलाएं जो थी, बच्चियां थी, वे अनसेफ हो गई। तो किसको यह कर रहे हैं कि हम किसको सेफ करने की बात? अगर कहीं कुछ अनसेफ है तो यह माननीय प्रधानमंत्री जी की विफलता है। वे सक्षम नहीं है इस देश को सेफ रखने में, तो या तो उनकी विफलता है। वो ये कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर एक रहेंगे तो जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ वैसा नहीं होगा। एक रहेंगे तो जो मुगलों ने इस देश में किया वैसा नहीं होगा। ये सारी बातें वो कहना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सबका भला होगा। नहीं, सुन लीजिए, कौन है जो ये एकता को तोड़ने का काम कर रहा है? वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी आप बोलकर एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब वह कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुगल कब आए और इतने दिनों से यहाँ पर हिंदुस्तान में सब लोग भाईचारा के साथ रह रहे हैं। मैंने कहा भारत की पहचान अनेकता में एकता और विविधता में एकता में रहा है, और जब मोदी जी आए हैं तब जो है सो अनसेफ हो गया। आपको गुजरात का उदाहरण मैंने दिया, मैंने पुलवामा का उदाहरण दिया, मैंने उन्नाव का उदाहरण दिया, मैंने हाथरस का उदाहरण दिया। बीएचयू में लड़कियां जो है सो अनसेफ हो गई। तो अनसेफ तो इनके आने से हो गया भाई। अगर कहीं कोई अनसेफ है तो इनके आने से अनसेफ हो गया है। धरावी में हजारों एकड़ जमीन अडानी जो नजर टिकाए हुए थे वो अनसेफ हो गया। तो जो है सो अब यह कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा जंगल का भूभाग अनसेफ हो गया मोदी जी के आने के बाद में। स्थिति तो यह है, मोदी जी नहीं थे। चलिए नीरज जी से इसका जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ है। नीरज जी, इतने सारे मुद्दे इन्होंने बता दिए कि आखिर ये पूरा जब देश एक झंडे के नीचे है तो फिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है एक रहेंगे सेफ रहेंगे? जनाब, ऐसा है कि राजद और कांग्रेस की बेचैनी परेशानी इस बात को लेकर के है कि इनकी राजनीति बांटने से शुरू होती है और काटने पर खत्म होती है। कांग्रेस के राज्य में इस देश में 10,000 से अधिक दंगे इस बात के प्रमाण है कि बांटने और काटने की राजनीति इन्होंने की है। राजद के शासन, सुन लीजिए साहब, राजद के शासन काल में 118 नरसंहार, कितनी हत्याएं और कितने जातीय संघर्ष हुए, इस बात के प्रमाण है कि बांटने और काटने की पक्षधर है।
दरअसल एक रहेंगे नेक रहेंगे अथवा बटेंगे और कटेंगे, ये जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी का तो एक ही अंश है। इतिहास गवा रहा है, इतिहास काल ही प्रासंगिक था। नहीं, ये जानना चाह रहे हैं कि एक रहने की जो अपील कर रहे हैं सिर्फ हिंदुओं से कर रहे हैं या उसमें आपके जो एक रहेंगे सेफ रहेंगे के जो नारा है उसके झंडे तले मुसलमान भी आ सकते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि किसने इसमें हिंदुओं की बात कर दी? हम तो सबको एक करने की बात कर रहे हैं, हम तो सबको एक करने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम कौन है? मुस्लिम का डीएनए भी तो भारत में जो मुस्लिम है वो तो परिवर्तित मुस्लिम, उनका भी तो डीएनए हिंदू का ही है। तो आप भी सही मायने में भाईचारा करिए ना, सही मायने में भाईचारा भी करिए, सही मायने में भाईचारा करिए भाई, तो हम आपका स्वागत करेंगे। इस तरह से कुछ भी बयानबाजी करना ये बिल्कुल सबका साथ सबका विकास जो हमारा नारा है उसी का एक दूसरा रूप है। एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हम लोग बचपन में कहानी भी पढ़ते थे कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन अगर गट्ठर में वही लकड़ी जमा हो जाए, अनेक लकड़ी जब साथ में जमा हो जाए तो उसको कोई पहलवान भी तोड़ नहीं सकता। तो एकता का संदेश देने से इनको बेचैनी क्यों है? ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्ञान रंजन जी। मैसेज तो बड़ा साफ है, ये तो कह रहे हैं कि हम तो मुसलमानों को भी साथ आने के लिए कह रहे हैं, हिंदुओं को भी, और सबको इस देश में एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा दे रहे, सब एक साथ रहे मिलकर। ज्ञान रंजन जी, मैंने कहा कि भाई हिंदुस्तान की पहचान रही है अनेकता में एकता, विविधता में एकता, तो यही बांटते हैं, यही काटते हैं। बांटने वाले हैं, काटने वाले हैं, लड़ाने वाले हैं। चित्रंजन जी, मैं आपके पास आऊंगा। मेरा सवाल इस समय ज्ञान रंजन जी से था। वो ये कह रहे हैं कि हम तो एक झंडे के नीचे हिंदू मुसलमान सबको साथ रहकर लेकर चलने की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे, सबके लिए है, ना इसमें हिंदू है ना मुसलमान है। आवाज नहीं आ रही है ज्ञान रंजन जी, आवाज नहीं मिल रही मेरी? वो शायद हमको बोल रहे हैं, क्या बोलना है? नहीं, हमको बोल रहे हैं क्या? चलिए, ज्ञान रंजन जी से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। नवल शर्मा प्रवक्ता जेडीयू भी हमारे साथ बने हुए हैं। नवल जी, मैसेज तो बड़ा क्लियर कर दिया बीजेपी ने कि सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं, और हालांकि जो नीतीश कुमार थे, मैंने रैलियों में उनके भी भाषण को सुना, वो भी लगातार बता रहे थे कि जेडीयू ने मुसलमानों का विकास किया है, जेडीयू मुसलमानों की हितैषी है। इस बार ऐसा लग रहा है कि मुसलमान छिटक सकते हैं आपसे, क्यों ये बात कहने की जरूरत पड़ रही थी? देखिए, धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। पहली बात तो ये कि बांटने और काटने वाली राजनीति के बीच में आज बिहार के लिए गौरव का दिन है कि बिहार में एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। आपके साथ पूरे बिहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इतनी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन, हाँ, ये नीतीश कुमार जी की सरकार इसके लिए साधुवाद की पात्र है, एनडीए की सरकार साधुवाद की पात्र है। अब मैं आपके मुद्दे पर आता हूं। देखिए, हम एक ऐसी पार्टी के नुमाइंदे हैं जिस पार्टी के संविधान के पहले पन्ने पर ही 3 बार धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा है। हमारे लिए न धर्म महत्वपूर्ण है न जाति महत्वपूर्ण है, हमारे लिए मानवता महत्वपूर्ण है, और मानवता की सेवा मतलब विकास ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2005 में हमारी सरकार जब से बनी, नीतीश कुमार जी ने सामाजिक न्याय की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह विकास और गवर्नेंस को जोड़ा, इसमें हमारे मुख्यमंत्री की चिंता इस बात को लेकर है कि बिहार में गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जाए। हमारी, आपने माइनॉरिटी की चर्चा की, 2005 के पहले का इतिहास यह गवाह है कि बिहार में माइनॉरिटी को लालू जी के शासनकाल में केवल वोट बैंक का जरिया समझा गया। आज बिहार में माइनॉरिटी भाइयों के लिए 20 से ज्यादा योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि हमारे लिए वो वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए वो समाज का हिस्सा है, हमारे भाई बंधु हैं। तो हम तो उस विचारधारा में विश्वास करते हैं कि, पहले मेरी बात सुन लिया जाए, हम उस विचारधारा में विश्वास करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, आर्य जैनी और बिश्नोई, एक प्रभु के बच्चे सोई। तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे। तो देखिए, एकता में बल है, बचपन से ही लोग सुनते आ रहा है कि एकता में बल है। जब लोग एक होते हैं तो समस्याओं का एकजुट होकर समाधान करते हैं। ये कहां महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण यह है कि धर्म और जाति को देखने का किसी शासक का नजरिया क्या है। तो मैंने अपने नेता का नजरिया आपको बताया कि धर्म और जाति भारतीय समाज का शाश्वत सत्य है, आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। सुनिए चित्रंजन जी, देखिए, मैंने आपकी बात को नहीं काटा, थोड़ा मर्यादा का पालन कीजिए प्लीज। कितना सहमत है वो? नहीं, सुनिए ना, अरे आप सुनिए ना,
उनके नजरिए से सहमत है तभी सर उनके साथ है, हाँ, वरना अलग ना होते। देखिए सब मेरी बात सुन लिया जाए, मेरी बात खत्म हुई। मैं यह बता रहा हूँ, मेरी यह बता रहा हूँ कि धर्म और जाति को देखने का नजरिया क्या है। चितरंजन गगन जी के लिए वह एक समीकरण था जो प्रायः माई समीकरण के नाम से बोला जाता है, जो बुरी तरह दरक चुका है बिहार में। तो इनकी पहचान ही जातीय समीकरण को लेकर है, जातीय राजनीति को लेकर है। हमारे नेता की पहचान, अरे चितरंजन जी बेचैन क्यों हो रहे हैं? अरे ऐसे कहीं बहस होता है, बताइए, ऐसे बहस करना चाहिए। आप अनुभवी आदमी हैं, आपकी जब बारी आएगी तो बोलिएगा ना। चितरंजन जी उन्हें आपकी जब बारी आएगी बोलिएगा। शर्मा जी तो पहली बार अपना वक्तव्य रख रहे हैं। अरे देखिए, आप एंकर हैं, आप ईश्वर कीजिए कि सभी लोग शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखें। चितरंजन गगन जी आपके लिए भी मेरे पास सवाल है, मैं आपके पास आऊंगा, पहले नवल शर्मा जी को सुन ले एक बार। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं यह बता रहा हूं कि जिस राजद की पहचान ही जातीय राजनीति को लेकर है, जिस आरजेडी की पहचान जातीय नरसंहार को लेकर है, जिनके शासनकाल में 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 120 से ज्यादा नरसंहार हुए, जिनके शासनकाल में 450 पुलिसकर्मी मारे गए, जिनके शासनकाल में पूरे बिहार में भय और संतरास का माहौल था, तो बांटो और राज करो का बेहतर अनुभव आरजेडी से ज्यादा किस पार्टी के पास हो सकता है? इसका तो पेटेंट है इन लोगों के पास। लेकिन सर आप 2 बार उनके साथ सरकार भी चला चुके हैं, ये भी सच है। मैं ज्ञान रंजन जी का रुख करूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता है ज्ञान रंजन जी। बड़ा साफ हमारे साथ है, हम कहां गए इनके पास? बड़ा नहीं, सरकार तो आपने भी चलाई ना। मैं ज्ञान रंजन जी का रुख करूंगा। ज्ञान रंजन जी, अरे सवाल बड़ा सीधा सा है। आज भी ये हमारी, एक सेकेंड, आज भी ये नीतीश कुमार जी की शागिर्दगी करने के लिए बेचैन है। इनकी लार टपक रही है कि नीतीश कुमार जी कब हमारे पाले में आए। इनका क्या करना है? चलिए ज्ञान रंजन जी को भी चर्चा में ले आते हैं। ज्ञान रंजन जी, एक झंडे के नीचे हिंदू मुसलमान सबको लाने की बात चल रही है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इसमें ऑब्जेक्शन कहां पर है? देखिए बहुत गंभीर मुद्दा है ये जी। मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 10 सालों से भाजपा और एनडीए की सरकार देश में है। उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, शीर्ष नेतृत्व जो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर सार्वजनिक मंच से इस तरह की ये बातें करते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने भारत को खंड खंड टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है। तभी उनको आज ये महसूस हो रहा है कि इस तरह की ये बातें कहें। हमारा भारत कभी खंडों में नहीं बटा था, कभी टुकड़ों में नहीं बटा था। जब हम अंग्रेज से भी लड़े तो एकजुट होकर लड़े, और यही अंग्रेजों को हमने मिलकर भगाया। और ये अंग्रेज के अनुयायी हैं जो इनके, जो राजनीतिक, जो उनके अंग्रेजों के चाटुकर्ता थे, तलवे चाटते थे, उनको वे आने वाले दिनों में हम लोग एकजुट होकर राजनीति से बेदखल कर देंगे। देश को, समाज को बांटने के लिए जिस समरसता को उन्होंने तोड़ा है, बागों को खंड खंड कर दिया है, इनको नतीजा भुगतना पड़ेगा कि आज इन्हें देश के प्रधानमंत्री होके आके अपील करना पड़ रहा है कि हम एक बने। आखिर ऐसा क्यों? देश की जनता ये जानना चाहती है। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री को ऐसा क्या हो गया कि 10 साल में उन्होंने देश को किस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया कि आज उन्हें इस तरह से बोलना पड़ रहा है। शुरू से हम ये कहते आए हैं और अभी भी मैं कहता आ रहा हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी इसीलिए जब देश में खंड में बंटने लगे तो भारत जोड़ो यात्रा की तरह उत्तर से पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जोड़ा और नफरत की दुकान में नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोला। और यही कारण है कि आप देखोगे कि इस बार हम लोगों ने बहुत तरीके से अपने समाज की समरसता को वापस लाने में सफल रहे। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस तरह की जो ये सेंटेंस देते हैं, लाइन देते हैं, ये देश को बरगला रहे हैं। देश की जनता को जो नीचे है, जो मेन मुद्दे हैं, भुखमरी की, बेरोजगारी की, महंगाई की, और जिस तरह से टेरिटरी फॉरेन आप देखोगे, जिस तरह से चाइना घुस रहा है, उन लोगों से मुद्दे से भटका के ये लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। वो जान रहे हैं कि देश की जनता जागरूक हो गई है, अब इन सब चीजों में नहीं फंसने वाली। जब देश का 80% जाग गया है, जब उनको अपनी मांग है कि हमारी जातिगत जनगणना हो, तो उनसे ये डर गए हैं और इस तरह के एक नैरेटिव सेट करके अपनी बातों को रखना चाहते हैं। मुझे तो शर्म आती है कि प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से इस तरह की बातें करते हैं। मुझे बहुत दुख है इस बात चल रहे हैं। तो उसी मोहब्बत की दुकान के आगे ही तो उन्होंने स्लोगन लगाया है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे। आप भी सबको एक करने के लिए अगर मोहब्बत की दुकान लेकर पदयात्रा पर निकले तो उन्होंने स्लोगन दे दिया, तो कौन सा गलत किया?
हाँ तो सुन लीजिए, नहीं मैंने कहा गलत नहीं किया। मुझे दुख होता है कि पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री भाजपा एनडीए की सरकार है, उसके बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? आप उनकी बातों को सुनिए। चलिए आगे पीछे चित्ररंजन जी को मैं मौका दूंगा, बहुत उतावले हैं वो। चित्ररंजन जी मेरा सवाल ये है, अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर बांटने वाला बात है, बांटने वाला नारा है, तो एम बाई क्या था, इसकी परिभाषा दे दीजिए। डेकोरम मेंटेन कीजिए। किसी को देखिए, मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मैं शांति से सबको सुना था। अगर नहीं दीजिएगा तो मैं सबको डिस्टर्ब करूंगा। मैं सर आपकी तारीफ करता हूं, आपने सुनिए, मैंने आप लोगों को शांति से सुना है। डेकोरम मेंटेन कीजिए। हाँ तो मेरी बात को सुना जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या जरूरत आ पड़ी देश को, प्रधानमंत्री को सार्वजनिक मंच से इस तरह की बातें बोलनी चाहिए। क्या वो जवाब देंगे कि 2 करोड़ नौकरियां साल में अभी तक क्यों नहीं आई? 1 साल की मैं पूछ ले, अगर 10 साल से करूं तो 20 करोड़ नौकरियां हो गई। मैं एक साल की बात करता हूं, क्या उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां दी? क्या गैस सिलेंडर के दाम कहां से कहां पहुंच गए? क्या पेट्रोल के दाम 35 रुपए हुए? कहां गया वो काला धन का पैसा? क्या इस मुद्दे पे वो जवाब देंगे? और जब ये जनता सवाल पूछने लगा तो उन्होंने नैरेटिव सेट किया कि बरगला दो, इनको डाइवर्ट कर दो, क्योंकि अंग्रेज के अनुनाई है। अंग्रेज भी बोला करते थे ये जो जितने भी मुद्दे उठाए आपने सर, पे इन्होंने वो आपके टाइम के आंकड़े लेकर चले आएंगे। वो कहेंगे कि 60 साल में ये रोजगार नहीं दे पाए, ये महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाए, वो आपके आंकड़े दे देंगे। लेके आई ना। अरे मुझे शर्म आती है तो हम मुद्दे पे राजनीति कीजिए ना। मैं तो कह रहा हूं मुद्दे पे राजनीति कीजिए। आपने प्रॉमिस किया था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कहां है वो नौकरियां? देश की युवा जानना चाहते, कहां है वो नौकरियां? कहां गई वो महंगाई? कहां गया गैस सिलेंडर का वो रेट? हर घर की भी सर हमने डिबेट की है, लेकिन फिलहाल तो एक रहेंगे सिर्फ रहेंगे को लेकर सवाल जो बचा हुआ है उस पर डिबेट कर रहे हैं। टॉपिक ये है देश के प्रधानमंत्री ने, टॉपिक पे ही मैं आ रहा हूं कि उन्होंने भटकाया, एक नैरेटिव सेट किया जो कि देश का असली मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। घर की गृहिणी से पूछिए, उनकी कमर टूट गई है, उनके बच्चे दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं और ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं। कब हमारा देश एक है, एक था, एक रहेगा। भारत था, एकजुट था, एकजुटता में रहेगी, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। तोड़ने वाले नेस्तानाबूद हो जाएंगे। ठीक है चित्ररंजन जी, अब मैं आपके पास आता हूं। अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर ये बांटने वाला वाक्य है तो फिर एम बाई क्या है, जो आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप एम बाई की राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं? नहीं, सुन लीजिए, एम वाई की राजनीति करते हैं या आप कर रहे हैं? नहीं मैं नहीं कह रहा, ये तो आरोप लगाते ना, विपक्ष आरोप लगाता है। आरोप लोग लगा रहे हैं जी। मैं यह कह रहा हूं कि ज्ञान रंजन जी ने जो कहा, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं कि वास्तविकता यही है कि जो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बोलने के काबिल नहीं, और इसलिए ध्यान भटकाने के लिए इनके एक नेता बोलते हैं कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, अब बटेंगे तो कटेंगे और एक रहें और सेफ रहें। अब जोड़ लीजिए इसको, यह कहां से कहां मामला है। तो मैंने कहा कि अनसेफ उस स्थिति में जब से मोदी जी आए हैं, बहुत सारे, मैंने तो कई उदाहरण दिए कि मोदी जी के आने के बाद में क्या क्या अनसेफ हुआ। और प्रधान चलिए, क्योंकि समय की कमी है, मैं आपने जो सवाल उठाया है, बहुत बड़ा सवाल उठाया है, नीरज जी से इसका जवाब ले लेता हूं। नीरज जी, महंगाई और बेरोजगारी पर आप मुद्दा भटकाना चाहते थे, इसीलिए आपने एक रहेंगे सेफ रहेगा नारा दे दिया, ये आप पर आरोप लग रहा है। बिल्कुल नहीं। आप जरा समझिए इसके पीछे की या कि हकीकत को, इसके पीछे की राजनीति को। एक रहेंगे नेक रहेंगे, दरअसल कांग्रेस की मंशा है इस देश से आरक्षण को समाप्त करने की। राहुल गांधी विदेशों में ये बयान भी दे चुके हैं, और कर्नाटक में जहां इनकी सरकार रही, इन्होंने ओबीसी SC ST का आरक्षण मार करके मुसलमानों को उसका हक दिया। उस आरक्षण की रक्षा के लिए मोदी जी कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, आपका आरक्षण बचा रहेगा, आपका विकास होता रहेगा। ये टुकड़ों में तोड़कर इनकी साजिश, घिनौनी साजिश है आरक्षण को भी समाप्त करने की। ये जातीय गणना की बात करते हैं कांग्रेस के लोग, और इनके पिताजी दादी दादा सब इसका विरोध क्या करते थे? जातीय राजनीति पर क्या बोलते थे कि न जात पे न पात पे कांग्रेस के हाथ पे वोट पड़ेगा, और आज जाति जाति की बात करते हैं। दरअसल इनकी मंशा बहुत ही इसके पीछे घृणित है। ये आरक्षण को तोड़ना, समाप्त करना चाहते हैं, ये आरक्षण का बंदर बाट करना चाहते हैं। जहां जहां इनकी सरकारें हैं, आप पश्चिम बंगाल को देख लीजिए ना, कर्नाटक को देख लीजिए, इन्होंने SC ST और OBC भाइयों के आरक्षण की हकमारी कर मुसलमानों को दिया उसको। ये बात डॉक्यूमेंटेड है। इसलिए यह आज आवश्यक है कि सेफ रहना है, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना है, तरक्की करना है, तो एक रहना होगा, तभी हम लोग सेफ रहेंगे। ठीक है नीरज जी, मेरे पास समय की कमी है, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और
हमने इस विषय पर इस विषय को इसलिए भी उठाया क्योंकि जो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जब जब प्रचार करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसके पीछे की मंशा क्या है और विपक्ष को इस पर आपत्ति क्या है, इसीलिए इस डिबेट को हमने किया। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।